हेलो दोस्तों, आज से हम भूगोल का घटना चक्र का पूर्वावलोकन शुरू करेंगे, जिसमें 1990 से लेकर फरवरी 2022 तक के सारे प्रश्न दिए गए हैं। यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र भी शामिल है। जैसे 2018 से मेंस के क्वेश्चन मतलब लिखित परीक्षा थी, लेकिन 2018 से पहले जो मेंस के क्वेश्चन आते थे वो भी इसमें शामिल है, जो हमारे पीसीएस यूपीपीसीएस 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अभी तक पिछले साल का भी लगभग कवर होता है। लगभग 40% अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड, इसका पहला पॉइंट है सामान्य अवधारणा। गिरोह की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कामतेदा वफन ने के द्वारा 1749 में किया गया था, जिसमें दार्शनिक इमैनुअल कांट ने क्या किया था, गिरोह की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत किया था, और लाप्लास ने इसे संशोधित किया था। गिरोह की अगर उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति में ना दो वर्गों में संकल्पना दी थी। इसमें एक तारक अद्वैतवादी संकल्पना थी, दूसरी द्वैतारक और द्वैतवादी संकल्पना थी। अद्वैतवादी जो संकल्पना थी कांट के वाक्य रस के संबंधित थी। लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना जो कि अधिक प्रसिद्ध हुई। अगर द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन एंड मोल्टान की ग्रहण अनुपरिकल्पना, जैन जीन्स एंड सनहोल्ड की ज्वारीय परिकल्पना, एच.एन. रसेल का द्वैतारक सिद्धांत आदि प्रमुख हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसने की, उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया। जो विस्तारवादी सिद्धांत दिया महाविस्फोटक सिद्धांत कहलाता है। इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियन ने किया था 1927 में, जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड होयल द्वारा बिग बैंग का नाम दिया गया था। अब ये क्वेश्चन आया था कि जॉर्ज लेमेंटियन ने कब दिया था, 1927 में। बिग बैंग का नाम किसने दिया था, क्या कहते हैं फ्रेड होयल ने बिग बैंग का नाम दिया था 1949 में। बाद में रॉबर्ट वैगनर ने क्या किया था, 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। ये अवस्था इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक गर्म एवं सघन बिंदु पर आज से 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु में आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसके पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गए। ये पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सी के रूप में हैं। गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड में लगभग कितनी गैलेक्सी हैं, 100 से 200 अरब गैलेक्सी हैं। प्रत्येक गैलेक्सी अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। ठीक है, कितनी गैलेक्सी हैं, 100 से 200 अरब तक। और कितने गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। हालांकि ये संख्या अधिक भी हो सकती है। हमारी गैलेक्सी देखो, हमारा सौरमंडल, इसने हमारी गैलेक्सी को मेखला, आकाश गंगा, दुग्ध मेखला भी बोला जाता है, जिसमें 100 से 400 अरब तारे हैं। गैलेक्सी अनेक आकार के प्रकार में दृश्य होती है। अंडाकार, सर्पिलाकार, अनियमित आकार। और एंड्रोमेडा जो हमारी आकाश गंगा से सबसे अधिक निकट है, वो आकाश गंगा से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इसे मैसियर 31 भी बोला जाता है। अगर ये बोला गया कि हमारी आकाशगंगा से सबसे निकट आकाशगंगा कौन सी है, एंड्रोमेडा। वर्ष 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं और भ्रम के विपरीत इस बात का स्पष्ट साक्ष्य पेश किए कि आकाशगंगा का आकार क्या है, दंड सज्जित सर्पिलाकार। ये क्वेश्चन भी आ रखा है। तारों का निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम के संघटक के निहारिकाओं से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से गैस और धूल के बादलों के आकार में संघटक, गति, उच्च ताप, संलयन अभिक्रिया एक तारे के निर्माण के कारक हैं। ठीक है, तारे के निर्माण के कारक कौन कौन से हो गए, गोले के आकार के संघटक, गति, उच्च ताप, संलयन अभिक्रिया। तारा हो, सूर्य हो, सब में ही संलयन अभिक्रिया होती है। तारे के विकास के क्रम में सर्वप्रथम प्रारंभिक अवस्था प्रोटो स्टार का निर्माण होता है, तत्पश्चात विकास की मुख्य अवस्था में प्रवेश करता है। अगर तारे की बात करें वो सबसे पहले क्या होता है, प्रोटो स्टार, फिर उसकी मुख्य अवस्था आती है। सूर्य के आकार के तारे की बात करें, सूर्य के आकार के तारा इस अवस्था में 9 से 10 बिलियन वर्ष तक रहता है। इसके पश्चात तारे का हाइड्रोजन ईंधन विनष्ट होने लगता है
वह मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। इस किसी तारे की जीवन अवधि के आकार पर निर्भर करता है। जीवन अवधि उसके आकार पर ही निर्भर करती है। जैसे जैसे मतलब एज बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन भी नष्ट होता जाएगा। सूर्य का आकार की बात करें, सूर्य का आकार के तारे की अवधि कितनी 9 से 10 बिलियन वर्ष होती है, जो पहले भी यहाँ बताया गया है। तारा जितना बड़ा होगा जीवन अवधि उतनी ही कम होती जाएगी। जितना बड़ा होगा उसकी लाइफ इतनी कम होती जाएगी। सूर्य से 100 गुना या अधिक बड़े तारे जिसकी सतह का तापमान 30,000 केल्विन से अधिक है की अवधि सिर्फ कुछ मिलियन वर्ष होती है। विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर एक तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है, वह ठंडा होता है, उसकी चमक कम होती जाती है। एक बात हुई कि विकास की अगर मुख्य अवस्था से ऐसा निकल गया तो वृद्धावस्था की ओर जाएगा। वृद्धावस्था में क्या होगा, बाहरी सतह फैलेगी और उसकी चमक कम होती जाएगी। इसी स्थिति को रक्त दानव या सुपर रक्त दानव कहते हैं। इसके पश्चात हीलियम कार्बन में तथा कार्बन अन्य पदार्थों या लोहा आदि में परिवर्तित होने लगता है। इसके पश्चात ही तीव्र विस्फोट होता है, उसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। विस्फोट होने के बाद क्या होता है, तीन दशाओं में प्राप्त होता है, जैसे कृष्ण बावन ब्लैक ड्वार्फ या न्यूट्रन स्टार या कृष्ण विवरण, इनमें से कोई एक प्राप्त होता है, जिनका विवरण देखते हैं आगे। नंबर 1 क्या है, सूर्य सदृश छोटे तारे। इसमें क्या होता है, अगर सूर्य सोलर मास से 1.46 गुना की सीमा के अंदर होगा तो उसे वाइट ड्वार्फ मतलब श्वेत वामन कहते हैं। ठीक है, और ये चंद्रशेखर सीमा है 1.44 द्रव्यमान की। तो बात क्या हुई कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 की गुना के अंदर में है तो वो क्या होंगे, वाइट ड्वार्फ होंगे। मध्याकार के तारों की बात करें तो सूर्य 1.44 द्रव्यमान से 3 द्रव्यमान तक के, उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रन तारे या पल्सर बोला जाएगा। बड़े आकार के तारे की बात करें तो 3 के बाद जितने भी हैं वो सब कृष्ण विवरण या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमने 3 ड्वार्फ की बात करी कि 1.44 गुना तक, 1.44 से 3 तक और 3 से एबव। 1.44 से कम है तो श्वेत दानव, और 1.4 से 3 है न्यूट्रन तारे या पल्सर, उससे ऊपर है तो कृष्ण विवरण या ब्लैक होल कहा जाता है। भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान को वह सीमा निश्चित की जिसके अंदर श्वेत ड्वार्फ मतलब बनते हैं, मतलब वाइट ड्वार्फ बनते हैं। इसके ऊपर अन्वेषण द्रव्यमान के वह तारे जो न्यूट्रन स्टार या कृष्ण विवरण के रूप में परिवर्तित होते हैं, मतलब जितने जो इसके ऊपर होते हैं। ध्यान रहे 1.44 सौरिक द्रव्यमान के चंद्रशेखर की सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष के बाद होती है। ये ध्यान रखना, ये विस्फोट के बाद ही ये सीमा आती है तीनों की। ये जो है पूर्णतः निश्चित नहीं है। ये देखिए पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य धारा किस आकार पर तारा विस्फोट के बाद 1.44 सौरिक द्रव्यमान के अंदर रहेगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सूर्य से के 8 गुना आकार के तारे में विस्फोट होगा तो 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है। तो इससे बड़े तारे जो 1.44 से ऊपर के हैं वो ब्लैक होल और ब्लैक होल। ये देखिए कि एस चंद्रशेखर ने जनवरी 1935 में लंदन में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक बैठक में अपना मौलिक शोध पत्र प्रस्तुत किया और बताया कि सफ़ेद बोने जो एक बार निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में वृद्धि नहीं कर सकते, अभी भार में भी और वृद्धि नहीं कर सकते, मतलब ये निश्चित ही रहता है। और भौतिक क्षेत्र में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1983 में चंद्रशेखर और W.A. फाइलर को संयुक्त रूप से। सुपरनोवा के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है, अतः सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। सूर्य हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र में ही परिक्रमा करता है। गैलेक्टिक केंद्र लगभग 1000 वर्ष औसत दूरी तथा 828,000 किलोमीटर औसत गति के कारण सूर्य की परिक्रमा करने में 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। पूर्व इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 1985 में गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 27,700 प्रकाश वर्ष दूर माना था। परिक्रमा की अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। सूर्य अपने अक्ष से पूरब से पश्चिम, ठीक है, ये दिशा याद रखना, पूरब से पश्चिम में घूर्णन करता है जो लगभग 24 दिन 24.47 के लगभग होती है।
सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। और सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ी है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, सूर्य ही बड़ा है। निर्वात में इसकी अगर उसकी बात करें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक वर्ष में चली गई दूरी कितनी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष के तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि दूरी की मतलब प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? दूरी की। तो प्रकाश वर्ष की दूरियों के विवरण में देख लीजिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.461 × 10⁻15 किलोमीटर। मिलीमीटर में देख लीजिए 9.461 × 10⁻20। खगोलीय क्या की बात करें तो 63.24 × 10⁻3। मीन में बात करें तो 5.878 × 10⁻12। चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते, इसमें न्यूट्रॉन बच जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा पल्सर उससे 300 ऊपर वाला भी था। ठीक है। और क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्वासर क्या है? खगोलीय पिंड, एक चमकीला ऊर्जा उत्सर्जित करता है। आकाश में दिखने वाले तारों का यह समूह जो निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है, जिन्हें एक नाम प्रदान किया जाता है, उसे तारामंडल या नक्षत्र कहते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल है। सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे को और प्राप्त होता है। क्वेश्चन आ जाए कि नॉर्थ पोल मतलब पोलिस बोला गया है इसे नॉर्थ पोल को, तो तारामंडल ध्रुव क्या है? सप्तऋषि तारामंडल से। और ध्रुव तारा उत्तर दिशा की ओर में चमकता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा सबसे चमकीले तारों का समूह है। प्रैक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट तारा है। बिटलंगेस ओरियन तारा समूह जो दूसरा सबसे चमकीला तारा है, ये पृथ्वी के लगभग 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसे सर्वप्रथम 1836 ईस्वी सर जॉन हसेल ने देखा और किंतु वर्ष 1995 में हबल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा। तो सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे को खींचा गया ये पहला प्रथम चित्र था। तारे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के ध्रुवों के तारों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समांतर चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ठीक ऊपर स्थित है। खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी के विषुवत रेखा के लगभग ऊपर होती है। ऊपर ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होती है। ये क्षितिज पूर्व और पश्चिम के बिंदुओं पर अंतर्रोध होता है। खगोलीय ध्रुवों के अंशों की संख्या क्षितिज से विषुवत रेखा के अक्षों के समान बराबर होती है। देखो ध्यान से देखिए, यदि कोई प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठाते हुए देखता है तो निश्चित ही वह विषुवत रेखा पर है। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में क्या है? वायुमंडल नहीं पाया जाता। एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट सिद्धांत किससे? बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति आकाशगंगा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। ये सिद्धांत किसने दिया था? 1927 में जॉर्ज लेवेंथे ने दिया था, जिसे 1949 में फ्रेड होयल ने बिग बैंग का नाम दिया था। क्वेश्चन आ जाए कि बिग बैंग का नाम कितने था? फ्रेड होयल ने 1949 में। और इसकी सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? जॉर्ज लेवेंथे 1927 में। बिग बैंग सिद्धांत का उद्भव की व्याख्या किसकी करता है? ये ब्रह्मांड की। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है? कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की औसत दूरी औसत 828 हजार किलोमीटर प्रति घंटे गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। ठीक है। अगर ब्रह्मांड वर्ष की बात आ जाए तो वो कितना होता है? ब्रह्मांड 25 करोड़ वर्ष। क्या होता है ब्रह्मांड वर्ष? के सूर्य को एक परिक्रमा करने में जितना भी टाइम लगता है उसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और ये कितना है? 22.5 से 25 करोड़ वर्ष है। तारे के रंग का सूचक क्या है? उसके ताप का। यहाँ टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग तारे के बारे में बताया गया है। जैसे 50,000 से 28,000 केल्विन है
तो ये नीले रंग का होगा। नीला श्वेत है तो 28,000 से 10,000 के तक, और श्वेत मतलब सफ़ेद की बात कर रहे हैं तो 10,000 से 750 7500, और श्वेत पीत है तो 7500 से 6,000 केल्विन, पीत है तो 6,000 से 49,000 केल्विन, नारंगी है तो 4900 है, 4900 से 3500 केल्विन, और लाल है तो 3500 से 2000 केल्विन। वह सीमा जिसके अंदर जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो तो चंद्रशेखर सीमा है। चंद्रशेखर सीमा जो चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बन जाते हैं, जो हमने पढ़ा था कि 1.4 से कम के श्वेत वामन बनते हैं, जिसके ऊपर ही अवशेष द्रव्यमान वाले न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान रहे 1.4 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। ये पूर्ण निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य से 8 गुना आकार तक के तारे में विस्फोट के पश्चात लगभग 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है। इससे बड़े तारों का अवशेष 1.44 द्रव्यमान से अधिक होता है। इन्हीं तारों को ब्लैक होल बनाने की संभावना होती है। ब्लैक होल का उच्च द्रव्यमान उच्च गुरुत्वाकर्षण वाले तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाला कोई वस्तु इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकता। देखिए एक बार और देख लेते हैं। 1.44 तक क्या था, वाइट ड्वार्फ मतलब श्वेत ड्वार्फ, और ठीक है 1.44 से 3 तक सीमा थी और 3 से ऊपर सीमा थी। 3 तक वाले को क्या कहा जाता था, ब्लैक होल। ठीक है, श्वेत विवर होता है, श्वेत विवर क्या होता है, सिमट गया तारा। और तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है, कृष्ण विवर। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना, क्योंकि इसमें क्या है, ओजोन छिद्र हो नहीं सकता, ओजोन से रिलेटेड ही नहीं है। इंद्रधनुष वर्षा के बाद आता है, धूमकेतु अलग है, कृष्ण विवर की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, एस चंद्रशेखर ने। इनकी सीमा कितनी थी, सौरिक द्रव्यमान 1.44। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी है, एस चंद्रशेखर ने। ये दूरबीन से प्रत्यक्ष क्या देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्व क्षेत्र किसी प्रकार के विकल्प को, यहाँ तक कि प्रकाश किरणों को भी निकलने नहीं देता। प्रकाश किरणों किस लिए, उच्च घनत्व के कारण। ठीक है, अंतरिक्ष दूरबीनों द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता करने तथा उसके आसपास के पिंडों को तारों और गैसों के व्यवहार को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी से रिलेटेड है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर आने देता। क्यों नहीं आने देता, क्योंकि उसका बहुत ही उच्च घनत्व होता है, इसी कारण उसके वो किरणों को भी निकलने नहीं देता, प्रकाश की किरणों को। सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है जो कि सुपरनोवा विस्फोट के पास क्या मृत्यु की दशा को प्राप्त कर लेता है, इसलिए सुपरनोवा मृतप्राय विस्फोट की अवस्था को भी कहते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल थे, 88 तारामंडल है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कितने 88 तारामंडल है, जिसमें अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, कौन सी नहीं है, कृष्ण मास्टर, पल्सर भी है, भंगुर तारा भी है, क्वासर भी है। हम पढ़े भी थे, लेकिन इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं है, बल्कि कृष्ण विवर या ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है। क्वासर एक तारावत स्रोत है जो कि 2.5 से 13 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कुछ इसमें से भी अधिक दूरी पर स्थित हैं। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इनमें से आने वाली रेडियो तरंगों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार पल्सर एक खगोलीय पिंड है जो कि स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है। निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में क्या नहीं पाया जाता, पल्सर पाया जाता, ब्लैक होल पाया जाता, क्वासर पाया जाता, ब्रिस्टल स्टार नहीं पाया जाता। तो ब्रिस्टल स्टार किससे संबंधित है, जबकि ब्रिस्टल स्टार का संबंध एनिमेलिया जगत, इकाइनोडर्मेटा संघ और ओफिरोइडा वर्ग का है, जो कि समुद्री जीव सी स्टार के समान है।
ठीक है, ये दोनों ही समुद्र सतह पर रैंक कर चलने वाली समुद्री जीव है जो मछली के समीप माना जाता है। अतिवृष्टि के साथ संबंधित अंतरिक्ष नाव पर समुद्र से है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? ताराओं का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र। ठीक है, एक निश्चित आकृति की अगर क्वेश्चन में आता है कि निश्चित आकृति में, तो नक्षत्र कहलाएगा। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले ताराओं का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं, जिन्हें एक नाम प्रदान किया है, ऐसा तारामंडल या नक्षत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी, उसका नाम क्या था? विट्लगियस। और ये दूसरे नंबर का था, पहले पे कौन था? आप पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल। विट्लगियस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। ठीक है जी। ये पृथ्वी से 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 में सर जॉन हर्शेल ने देखा, किंतु 1995 में हब्बल दूरबीन से इसका चित्र खींचा गया। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला पहला प्रथम चित्र है। क्या नाम है इसका? विट्लगियस। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई क्या पड़ेगा? आकाश काला दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। तारे टिमटिमाते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं टिमटिमाते। अंतरिक्ष यान से बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से कथन सही है। इसमें आकाश, ये दोनों ही सही हैं, तीसरा गलत है। व्याख्या देखते हैं इसकी। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश की काला दिखता है या तारे टिमटिमाते ना दिखने के पड़ने के कारण वायुमंडलहीनता है, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या है? वायुमंडल नहीं है, इसलिए ये ऐसा प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यान के बाहर का तापमान 3 केल्विन -270 होता है, जो कि पृथ्वी के ताप से बहुत कम होता है। और यहाँ क्या बोला गया कि अंतरिक्ष यान का तापमान पृथ्वी के तल से काफ़ी अधिक होता है, तो ये गलत है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उसका टेम्परेचर घटता जाता है। अब प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई किसकी थी? दूरी की इकाई। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? इकाई कितने? प्रकाश वर्ष। इसका क्या था? निर्वात प्रकाश की स्पीड कितनी थी? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत की बात हो रही है, क्षितिज से लंबवत की ओर, लंबवत को उठते देखता है, तो वह कहाँ अवस्थित होता है? विषुवत रेखा पर। बीच में विषुवत रेखा पर अवस्थित होता है। तारे उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाते हैं। उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होते हैं तथा खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी के विषुवत रेखा के लगभग ऊपर ध्रुवों से लगभग 90 डिग्री, सदैव 90 डिग्री पर स्थित होती है। यह क्षितिज पर क्वेश्चन देखता है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था। वो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान का कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? देखिए, इधर पूर्व में जाना था, उत्तर इधर हो गया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। यहाँ खड़ा है वो, नॉर्थ में वो देख रहा है, तो अगर इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है तो इधर का इसका लेफ्ट की तरफ, मतलब ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले तो वो 5 किलोमीटर पूर्व में चला जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में चमकता है, अतः पूर्व की ओर जाने के लिए ध्रुव तारा को बाईं ओर रखकर चलना होगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या होते हैं? सप्तऋषि। ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से होता है। निम्नलिखित में कौन सा अंतरिक्ष शब्दावली नहीं है? कौन सी नहीं है? टेलीमीटरिंग बिल्कुल है, सिसुलुनर है, बहारिनता है, बाइट ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। 8 द्विधारी अंकों की संख्या होती है। अधिकांश कंप्यूटर में इसका प्रयोग अक्षरों और संख्याओं में। क्वेश्चन नंबर 26। कभी कभी समाचारों में इवेंट
होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थियरी, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द आए हैं संदर्भ में, तो उसे वो किससे रिलेटेड है? ब्रह्मांड के प्रेक्षण और बोध से रिलेटेड है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इवेंट होराइजन, ये एक ऐसी सीमा है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है। इस सीमा के अंदर किसी भी घटना का प्रक्षण संभव नहीं है। मतलब ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है, उसे क्या बोलते हैं? इवेंट होराइजन। सिंगुलरिटी क्या बोलते हैं? यह अंतरिक्ष काल में एक ऐसा स्थल है जहाँ किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। ठीक है, खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहाँ हो जाता है? अनंत, मतलब बहुत ही ज़्यादा। स्ट्रिंग थ्योरी, इसे सिंगुलरिटी कहते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी, इसमें सभी पदार्थों बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपाइन स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। इसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल की बात करें, कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 विद्युत चुंबकीय दुर्बल और प्रबल बल की व्याख्या की जाती है तथा सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? सौरमंडल। सौरमंडल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।